Hello, I welcome you all to the YouTube channel of Unnat Bharat Abhiyan NLU. Myself, Himanshu Rajora. I am a member at NLU Unnat Bharat Abhiyan under the faculty advisor Dr. Kunti Rani Pradhan. And today we are going to discuss a very important topic named Today we are going to discuss a very important topic named National Education Policy. तो हम सबके पास सबसे पहला सवाल ये आता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक स्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे हमारी पूरी शिक्षा, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम कैसे चलेगा, कैसे हम पढ़ेंगे और कैसे हम आगे की पढ़ाई और कर सकेंगे। जैसे हम कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई करते हैं, फिर कक्षा 12वीं बाद हम कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, हम डिप्लोमा करते हैं। ये सारा सब कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा देखा जाता है और रेगुलेट किया जाता है। और इसके रेगुलेशन के लिए सबसे पहले पार्लियामेंट, गवर्नमेंट इसे डिसाइड करती है और ये बनता पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट में सारे मिनिस्टर्स बैठ के पूरी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं, जिसके द्वारा हमारा पूरा शिक्षा कैसे कैसे उसकी देखरेख की जाएगी, कैसे वो रेगुलेट होगा। ये पूरी हमारी पूरी शिक्षा का देखरेख पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है, और जिसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। सबसे आखिरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में। फिर उसके बाद 30 साल से भी ज्यादा टाइम के बाद जुलाई 2020 में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 5 पिलर्स हैं, जो जिसमें से पहला है एसएस। इसके अंदर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को और सभी बच्चों को और सभी लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत के कई इलाके हैं, कई रीजन्स हैं जहाँ पर बच्चों को और लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाती है। बहुत से कारण होते हैं उनके, कहीं पर गरीबी, कहीं पर स्कूल बनाना नहीं मुमकिन हो पाता है। बट बहुत से रीजंस की वजह से वो बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाती। तो उन्हीं कारणों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी के अंदर डिसाइड किया है कि सभी बच्चों को और सभी विद्यार्थियों को एक सभी को एजुकेशन मिलेगी और बहुत अच्छे से मिलेगी। दूसरा है इक्विटी। इक्विटी के अंदर गवर्नमेंट ने इक्विटी के अंदर गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि सभी को एक समान शिक्षा मिलेगी। सभी सभी छात्रों को, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, शहर में रहता हो, गांव में रहता हो, सभी को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं रहना चाहिए कि किसी को किसी से कम या कम शिक्षा मिल रही है। चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, क्लास से बिलोंग करता हो, वो किसी भी सोसाइटी का भाग हो, सबको एकमात्र शिक्षा मिलेगी। और जितने भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, जितने भी पिछड़े भाग हैं सोसाइटी के, उनको भी एक समान शिक्षा देने का दावा किया है गवर्नमेंट ने। क्वालिटी के अंदर गवर्नमेंट का एम यह है कि जो भी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है वह बहुत ऊंचे दर्जे की हो, बहुत अच्छी हो। और जो भी टीचर्स गवर्नमेंट के लिए या फिर जो भी टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो नॉलेजेबल हो और बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन बच्चों को दी जाए। और ज्यादा से ज्यादा टीचर्स रिक्रूट किए जाएं, ज्यादा से ज्यादा टीचर्स सेलेक्ट किए जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा टीचर्स बच्चों को पढ़ा सकें। और जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है इंडिया का, वो बैलेंस रहे, वो इक्वल रहे। नेक्स्ट पिलर है अफोर्डेबिलिटी। इसके अंदर गवर्नमेंट का एम यह है कि जो
शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड करी जा रही है उसकी उसकी कॉस्ट और उसकी कॉस्ट कम करी जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके और उनको जो स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं शिक्षा लेने के लिए, वो कम हो सके, वो डिक्रीज़ हो सके। जैसे अगर आप किसी भी कोर्स में जाएँगे, चाहे कक्षा 12वीं तक की शिक्षा हो, उसमें भी बहुत सालाना बहुत फीस लगती है, प्राइवेट स्कूल्स बहुत फीस लेते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बहुत फीस होती है। पर प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ती है, कक्षा 12वीं तक भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। फिर उसके बाद तो इन्हीं कारणों की वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वह शिक्षा प्राप्त करने की कॉस्ट कम करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करेंगे। और अगला पिलर आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी के द्वारा गवर्नमेंट का एम यह है कि अगर कहीं भी शिक्षा किन्हीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी बच्चे को अगर प्रदान नहीं करी जा रही है या प्रोवाइड नहीं करी जा रही है, तो उसके लिए हम किसे जाकर बोलेंगे और उसके लिए कौन ज़िम्मेदार होगा? तो इस ज़िम्मेदारी को ठहराने के लिए गवर्नमेंट ने अकाउंटेबिलिटी का पिलर लाया है, जिसके द्वारा अगर कहीं किसी भी क्षेत्र में शिक्षा प्रदान नहीं करी जा रही है, किसी भी छात्र को या किसी भी इंसान को, तो वहाँ गवर्नमेंट उस इंसान पर कार्रवाई करेगी, ताकि हर क्षेत्र में भारत के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करी जा सके। और नई एजुकेशन पॉलिसी का एम यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ सकें और एक जैसी शिक्षा प्राप्त कर सकें और सभी को इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ मिले, सभी को इक्वल चांसेस मिले शिक्षा प्रदान लेने के लिए, और वो सभी के लिए मुमकिन हो सके, उस सभी उस शिक्षा को ले सकें, और and with a special emphasis on marginalized communities. And in this slide, we can see that how the new national education policy will bring the changes in the new education system. And the new education policy also emphasizes on the development of skills for the 21st century, such as creativity, critical thinking, and problem solving skills of the students. And the policy also proposed the establishment of new institutions such as digital universities, as well as the use of technology to support students in learning. One of the most significant changes introduced by the new education policy is the transition from the traditional 10+2 education system to a new 5+3+3+4 education system. And the goal of this new education policy is to make education more flexible and all encompassing, with a focus on basic skills, critical thinking, and life skills. तो इस स्लाइड में यह कहा गया है कि जो सबसे बड़ा चेंज लाया गया है गवर्नमेंट द्वारा इस नई एजुकेशन पॉलिसी में, वो यह है कि पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वह 10+2 एजुकेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करता था, और पर अब जो नया एजुकेशन स्ट्रक्चर है वह 5+3+3+4 के भागों में डिवाइड होगा। और और जो गोल है इस नई एजुकेशन पॉलिसी का, वो ये है कि एजुकेशन सिस्टम को और फ्लेक्सिबल बनाना और वह सारी दिशाओं में फैल सके, ऐसा बनाना। और उसका फोकस जो मेनली रहेगा, वो बेसिक स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और लाइफ स्किल्स पर रहेगा। अब हम फोकस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हाइलाइट्स पर।
First one is the policy emphasizes providing quality and affordable education to all children in the age group of 3 to 18 years. तो जैसे कि हम पहले स्लाइड्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी होगी वो बच्चों के क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करेगी, जो कि 3 से 18 साल के एज ग्रुप में होंगे। The second one is it emphasizes on holistic and multidisciplinary education instead of rote learning. तो दूसरा पॉइंट ये है हाइलाइट्स का कि बच्चों की सिर्फ बुकिश नॉलेज को छोड़ के उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उनके बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाएगा। पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, वो सिर्फ मार्क्स सेंटर्ड था, वो सिर्फ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकें, उस पर फोकस करता था। बट जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, उससे अब बच्चों की पर्सनैलिटी, बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चों का पूरा विकास कैसे हो सके, उस पर ज़्यादा फोकस करेगा। The third point is students will no longer be graded on how well they remember information from books, but on how well they can use what they know to solve the problems in the real world. तो तीसरा पॉइंट ये है कि अब सिर्फ बुकिश नॉलेज पे बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज पे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे कि उन्हें बुक्स में जो लिखा है वो कितना याद है, बल्कि अब बच्चों को वो अब जो उन्हें बुक का नॉलेज जो उन्हें बुक का नॉलेज है वह लगाकर वह रियल लाइफ में लगाकर वो कैसे डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे कि हम थ्री इडियट्स मूवी का एग्जांपल ले सकते हैं। उसमें उसमें जो चतुर का कैरेक्टर था, उसे बुक्स का बहुत नॉलेज था, पर वह बुक्स का नॉलेज रियल लाइफ में और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में नहीं लगा सकता था। बट जो हमारा आमिर खान का कैरेक्टर था थ्री इडियट से, उसे बुक्स का भी नॉलेज था, और वो बुक्स के नॉलेज के साथ साथ वो सारा बुक्स का नॉलेज रियल लाइफ में लगाकर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बना लेता था, बहुत सारी चीज़ें खुद से बना लेता था, और वो सारी खुद की प्रॉब्लम्स बुक्स के नॉलेज के द्वारा सॉल्व कर सकता था। वह उसके पूरे डेवलपमेंट में फोकस किया गया। और आखिरी पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट है वह थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला पर फोकस करेगी, जो कि होगा जब जिसमें पहली भाषा होगी जो तुम्हारे रीजन में बोली जाती है। जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया, एक्सेट्रा। और दूसरी जो भाषा होगी वह हिंदी होगी और तीसरी भाषा इंग्लिश होगी। So the last point is it emphasizes that the three language formula will be followed in schools, focusing on the regional language, Hindi and English. So next up we will discuss major reform in new education policy. The first one is school board examinations will continue in 10th and 12th classes and be redesigned to be more holistic and developmental. So अब हम डिस्कस करेंगे मेजर रिफॉर्म्स जो कि आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जिसमें से पहला है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं स्कूल के, वह 10वीं और 12वीं के कंटिन्यू करेंगे, पर उन्हें इस तरीके से नए तरीके से डिजाइन किया जाएगा जिसमें बच्चों का, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, बहुत अच्छे से पूरा विकास हो सके, ना ही सिर्फ उनको बुकिश नॉलेज पे टेस्ट किया जाए, बल्कि उनके जो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, बेसिक नॉलेज है, उस पे भी उनको टेस्ट किया जाए। And the next point is, the second point is, Parak is a new national assessment platform. It will assess students' learning and help them to analyze their strength, weakness, gaps and potentials. So दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे अब वो ये है कि परख एक नया नेशनल असेसमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है नई एजुकेशन पॉलिसी में, जिसके अंदर स्टूडेंट्स वो एनालाइज कर पाएंगे खुद को
कि उन्हें कितना नॉलेज, कितना उन्होंने सीखा है और उन्हें कितना अभी सीखना बाकी है, और उन्हें उनकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस और उनके कहाँ पर उन्हें और मेहनत करने की जरूरत है और कितना वो कर सकते हैं, वो सब समझ पाएंगे इस परख प्लेटफॉर्म से। And the third and last point is the new system will focus on strengthening the local or regional language and the mother tongue as a medium of education. It will be available for grades 1 to 5. और तीसरे पॉइंट में गवर्नमेंट का ये एम है कि गवर्नमेंट लोकल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए कक्षा पहली और पांचवी तक वो रीजनल लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज का भी कोर्स रखेगी, और जिसमें बच्चों को उनकी रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग सिखाई जाएगी, जिसका जिसका डिस्कशन हमने पहले स्लाइड्स में भी किया है। नाउ वी विल डिस्कस द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूल सिस्टम 5+3+3+4 education structure. New Education Policy 2020 has introduced a new 5+3+3+4 education structure that will replace the existing 10+2 system. Under this structure, the first 5 years of schooling will be focused on foundational learning, followed by 3 years of preparatory schooling, 3 years of middle stage schooling, and 4 years of secondary education. तो अब हम डिस्कस करेंगे नया एजुकेशन स्ट्रक्चर जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट द्वारा। इसमें गवर्नमेंट ने 4 भागों में हमारे एजुकेशन स्ट्रक्चर को बांटा है, बल्कि पिछली बार पहले वाले एजुकेशन पॉलिसी में सिर्फ 2 भाग थे, 10+2, पर इस वाले में 4 भाग हैं, जो कि है 5+, जो कि बटा है 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल में। जिसमें पहले 5 साल का फोकस होगा फाउंडेशनल लर्निंग पे। उसके बाद दूसरे भाग दूसरे भाग का फोकस होगा 3 साल की प्रिपरेटरी स्कूलिंग पे, और तीसरे भाग का फोकस होगा 3 साल की मिडिल स्टेज स्कूलिंग पर, और आखिरी स्टेज का फोकस होगा आखिरी स्टेज का फोकस होगा 4 इयर्स की सेकेंडरी एजुकेशन पर। Now we will discuss the major changes under new education policy. First one, single regulations for all levels of school education. Second one, new curriculum for early childhood care and education. The third one, pivot on basic literacy. Fourth one, changes in the process of teachers recruitment. जो मेजर चेंजेस आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, वो अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है उनमें से सारे सारे स्कूलों के लिए सिर्फ एक रेगुलेशन होना। जैसे कि हम देखते हैं कि सारे स्कूलों के लिए अलग अलग रेगुलेशन होते हैं, स्टेट को रेगुलेशन लाता है, सेंटर को रेगुलेशन लाता है। इससे स्कूल्स के लिए मुश्किल हो जाता है किस रेगुलेशन के द्वारा खुद को रेगुलेट करना। पर इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अब सिर्फ एक रेगुलेशन होगा, जिससे सारे स्कूल्स एक जैसे रेगुलेट होगी। दूसरा है नया करिकुलम बच्चों की शुरुआती शुरुआत में ध्यान रखने के लिए और शुरुआती शिक्षा के लिए। बच्चों को कहा जाता है कि बच्चों को शुरू में दिया जाएगा, जो शिक्षा दी जाएगी वह उम्र भर उनके साथ रहेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये चेंज लाया गया है कि बच्चों को शुरू में बहुत ध्यान दिया जाएगा और उनकी शिक्षा पर भी बहुत फोकस किया जाएगा, ताकि जो आगे की उनकी एजुकेशन हो वो बहुत अच्छी हो और उनका बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए भविष्य में। तो तीसरा है पाइवोट ऑन बेस लिटरेसी। इसके अंदर गवर्नमेंट का फोकस ये एम ये है और फोकस ये है कि जो बच्चों की शुरुआती शिक्षा होती है, जो उनके न्यूमेरिकल स्किल्स होते हैं,
जो न्यूमेरिकल स्किल्स होते हैं उस पे ज़्यादा ध्यान दें और उनकी शुरुआती शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें, ताकि उनकी जो आगे की शिक्षा हो वो अच्छे से हो सके और पूरी हो सके। चौथा है चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ टीचर्स रिक्रूट चौथा है चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ टीचर्स रिक्रूटमेंट। इसके अंदर गवर्नमेंट का एम यह है कि जब जो टीचर्स को हम रिक्रूट करते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, उसमें थोड़े चेंजेस ला सकें और बच्चों को अच्छे और नॉलेजेबल टीचर्स द्वारा शिक्षा मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा आपसे। और इस वीडियो में हमने देखा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाने के पीछे गवर्नमेंट के क्या एम्स हैं और क्या मोटिव। धन्यवाद।